Hello everyone, welcome to Digit IS. Essay paper is one of the most critical aspect of UPSC mains examination. It can make or break your dream. So understand what sort of score you can score in this paper. अगर आप लास्ट ईयर के टॉपर्स के मार्कशीट देखोगे तो वहां पे आपको समझ में आएगा कि ऐसे में किसी के 90 नंबर है, किसी के 140 नंबर है. ऑलराइट, तो यहाँ पे इतना बड़ा ज्यादा डिफरेंस यहाँ पे हो सकता है. इवन इफ यू प्रिपेयर थरोली फॉर दिस पेपर, आपको यहाँ पे भी 90 नंबर या 130 या 140 नंबर कुछ कहीं पे भी आपको नंबर मिल सकते हैं. तो ऐसा ये डिफरेंस क्यों है, ठीक है. तो ऐसे बहुत सारे जो एस्पेक्ट्स है ऐसे के रिगार्डिंग, तो ये हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. एंड स्टे ट्यून फॉर मोर सच वीडियोज. अगर हम ऐसे पेपर के वेटेज की बात करेंगे मेंस एग्जामिनेशन में, तो ऐसे पेपर एक टोटल 250 मार्क्स का कंप्लीट पेपर है. ऑलराइट, और टोटल सारे जो जीएस पेपर है उनकी टोटल मिला के 750 की मेंस एग्जामिनेशन होती है. ऑलराइट, तो इसमें ऐसे का वेटेज अराउंड 12.5% है. अगर हम कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, और लेट्स से इफ यू आर एबल टू स्कोर 140 मार्क्स ऑलराइट इन एसए में आउट ऑफ 250, जो कि गेटेबल स्कोर है, काफी लोगों ने स्कोर भी किया है लास्ट ईयर. अगर आपको 140 मार्क मिलते हैं एसए में, तो 140 मार्क का जो कंट्रीब्यूशन है, ये जो कट ऑफ जो देखो जनरल कैटेगरी का 741 है मेंस का कट ऑफ, एंड 953 कट ऑफ है फाइनल कट ऑफ. ऑलराइट, जहां से मतलब ये फाइनल मेरिट लिस्ट है जहां से कैंडिडेट्स रिकमेंड होते हैं. तो ये 953 में अगर हम 140 का कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो 953 में कंट्रीब्यूशन लगभग है 15% के आसपास, ठीक है. और 741 में जो मेंस का क्वालिफाइंग स्कोर है उसमें जो परसेंटेज है वो है 19%, ठीक है, 19%. तो जीएस के जो सारे पेपर है और ऑप्शनल के पेपर, टोटल पेपर्स होते हैं हमें मेंस में 7 पेपर होते हैं. तो 7 में से बस एक पेपर का जो वेटेज है वो अप्रोक्सीमेटली 20% के आसपास जा रहा है. तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हो कि ऐसे पेपर कितना क्रिटिकल रोल प्ले करता है आपके मेंस एग्जामिनेशन में. अगर हम बाकी कैटेगरीज की भी बारे में डिस्कस करेंगे तो ये एसटी कैटेगरी का कट ऑफ देखो, लास्ट ईयर का 692 कट ऑफ है मेंस का, एंड 891 कट ऑफ है फाइनल कट ऑफ. तो अगर हम इन परसेंटेज टर्म्स अगर कंपेयर करेंगे तो ये जो कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा एसए का. तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि हाउ मच इंपॉर्टेंट, how much significant this essay paper is while getting into the list. तो अभी हम अंडरस्टैंड करते हैं कि essay पेपर एक्चुअल में पेपर कैसे दिया जाता है, ठीक है, और उसका स्ट्रक्चर कैसे है. तो बेसिकली आपको 2 सेक्शन में 4 टॉपिक्स दिए जाएंगे, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी में. और 4 टॉपिक में से आपको एक टॉपिक पे ऐसे लिखना होगा, और एक ऐसे आपको लिखना है लगभग 1000 to 1200 वर्ड्स में, ठीक है, 1000 to 1200 वर्ड्स. एंड एक ऐसे का जो वेटेज है वो 125 मार्क्स है. 2 ऐसे का मिला के होगा 250 मार्क्स. ऑलराइट, सेक्शन ये है और सेक्शन बी है, ठीक है. जैसे सेक्शन ये है, सेक्शन ए में जो यूपीएससी का जो प्रेजेंट ट्रेंड है, तो यहाँ पे फिलोसॉफिकल टॉपिक्स काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है. अगर सेक्शन बी की हम बात करेंगे तो यहाँ पे जैसे हम जीएस रिलेटेड जो टॉपिक्स होते हैं, जैसे यहाँ पे गर्ल्स है, ठीक है, गर्ल्स आर वेट डाउन बाय रेस्ट्रिक्शंस, बॉयज विथ डिमांड्स. ऑलराइट, तो ये समथिंग रिलेटेड टू सोसाइटी, ये सोशल एस्पेक्ट पे ऐसे है. देन मैथमेटिक्स इज द म्यूजिक ऑफ रीजन. देन देखो नेक्स्ट, अ सोसाइटी दैट हैज मोर जस्टिस इज अ सोसाइटी दैट नीड्स लेस चैरिटी. अगेन ये भी सोशल एस्पेक्ट पे ही क्वेश्चन है. देन एजुकेशन इज व्हाट रिमेन्स आफ्टर वन हैज फॉरगॉटन व्हाट वन हैज लर्न इन द स्कूल. अगेन ये भी सोशो इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे ऐसे है. तो अगर हम लास्ट कुछ सालों का अगर ट्रेंड हम एनालाइज करेंगे तो सेक्शन ए लगभग कंप्लीटली फिलोसॉफिकल यहाँ पे ऐसे पूछे जा रहे हैं. सेक्शन बी में मतलब ये यहाँ पे कॉम्बिनेशन होगा, कुछ फिलोसॉफिकल भी हो सकते हैं, सोसाइटी से, इकोनॉमी से, पॉलिटी से, इंटरनेशनल रिलेशन से, टेक्नोलॉजी से, डिफरेंट एस्पेक्ट जो है वहां से ऐसे सेक्शन बी में पूछे जाते हैं, ठीक है. तो आपको 2 ऐसे लिखने, एक ऐसे आपको 1000 to 1200 वर्ड्स में लिखना है, ठीक है. अभी हम अंडरस्टैंड करते हैं कि जो ऐसे के टॉपिक्स पूछे जाते हैं वहां पे अलग अलग सेक्शंस कौन से होते हैं, कौन से एरियाज, फोकस एरियाज यूपीएससी के, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. जैसे अभी हमने डिस्कस किया सेक्शन ए में फिलोसॉफिकल टॉपिक्स जो पूछे जाते हैं, फिलोसॉफिकल या एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स हम जिसे बोल सकते हैं, ठीक है. जैसे अगर हम 2022 का पेपर ओपन करके देखेंगे तो ये यहाँ पे एक टॉपिक पूछा है, द टाइम टू रिपेयर द रूफ इज व्हेन द सन इज शाइनिंग. ऑलराइट, देन 2020 का एक क्वेश्चन है, माइंडफुल मैनिफेस्टो इज द कैटलिस्ट टू अ ट्रैंक्विल सेल्फ. तो ये लाइफ के ऊपर, रीजनिंग के ऊपर और डिफरेंट एस्पेक्ट्स है फिलोसॉफी के. तो वहां पे कुछ बड़े बड़े जो फिलोसोफर्स है, थिंकर्स है, उनके कोटेशंस यहाँ पे दिए जाते हैं, ठीक है. तो इनका इंटरप्रिटेशन राइट तरीके से करना, एंड देन राइट तरीके से 1000 to 1200 वर्ड्स में ऐसे लिखना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड है. देखो नेक्स्ट टॉपिक जो है एरिया, जो फोकस एरिया है यूपीएससी का, वो है सोशो पॉलिटिकल
एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट और टॉपिक्स। तो सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक, इसको हम सब कैटेगरी में डिवाइड भी कर सकते हैं, सोशल एस्पेक्ट, पॉलिटिकल एस्पेक्ट एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट, बट यहाँ पे जो जगह की कमी है इसलिए मैंने इसको एक जगह पे कंबाइन किया है। जैसे देखो 2023 का ये ऐसे का टॉपिक है, अभी जो हमने डिस्कस किया, एजुकेशन इज व्हाट रिमेन्स आफ्टर वन हैज फॉरगॉटन व्हाट वन हैज लर्न इन स्कूल। ऑलराइट, देन ये एजुकेशन के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं एजुकेशन के बारे में इन सोसाइटी। जीएस 2 में भी हम एजुकेशन का डायरेक्टली टॉपिक दिया हुआ है सोशल जस्टिस के अंदर। तो नेक्स्ट टॉपिक है 2019 में पूछा गया है, निग्लेक्ट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर एंड एजुकेशन इन इंडिया आर रीजंस फॉर इट्स बैकवर्डनेस। तो यहाँ पे भी देखो, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, दीज आर neglect of healthcare and neglect of education, these are the two major reasons behind the backwardness that is present in India. All right, again this topic is directly linked with the society, या फिर हम GS 2 में भी जैसे हमने डिस्कस किया था सोशल जस्टिस के अंदर, वहां पे भी हम ये टॉपिक डिटेल में लर्न करते हैं। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल एस्पेक्ट। तो 2023 का एक ऐसे है, 2023 का नहीं है, ये पुराना ऐसे है, अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज फॉर अ क्लाइमेट चेंज रेजिलेंट इंडिया। ऑलराइट, अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज फॉर अ क्लाइमेट चेंज रेजिलेंट इंडिया। तो बेसिकली यहाँ पे जो क्लीन टेक्नोलॉजी की बात हो रही है या फिर जो एनवायरमेंट फ्रेंडली जो टेक्नोलॉजीज है उसके ऊपर ये ऐसे पूछा गया था। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जहां पे यूपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछती है वो है टेक्नोलॉजिकल टॉपिक। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट, जैसे 2020 का एक क्वेश्चन है, टेक्नोलॉजी एज द साइलेंट फैक्टर इन इंटरनेशनल रिलेशंस। ऑलराइट, टेक्नोलॉजी एज अ साइलेंट फैक्टर इन इंटरनेशनल रिलेशंस। तो बेसिकली जो टॉपिक्स है, जो एस्पेक्ट्स हम डिस्कस कर रहे हैं, तो उसको एक एस्पेक्ट को दूसरे एक या दो एस्पेक्ट के साथ कंबाइन भी किया जाएगा एंड देन एक नया टॉपिक आपको प्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, जैसे ये टॉपिक है, टेक्नोलॉजी को यहाँ पे कंबाइन किया गया है इंटरनेशनल रिलेशन के साथ। ठीक है, नेक्स्ट इज द राइज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 2019 का क्वेश्चन है ये, द राइज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, the threat of jobless future or better opportunities through reskilling and upskilling। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टॉपिक जो है काफी न्यूज में है लास्ट डिकेड। ठीक है, लास्ट 10 साल से काफी न्यूज में है। तो ये 2019 में क्वेश्चन आया था, अभी भी फिर से 2024 में या 2025 में भी इसके ऊपर क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट एस्पेक्ट इज इथिकल एस्पेक्ट। तो यहाँ पे भी काफी बार क्वेश्चन हमने देखे हैं यहाँ पे। जैसे 2019 का क्वेश्चन है, वैल्यूज आर नॉट व्हाट ह्यूमैनिटी इज बट व्हाट ह्यूमैनिटी ऑट टू बी। तो बेसिकली जो वैल्यूज हम लर्न करते हैं इथिक्स पेपर में GS 4 में, तो उसके बेसिस पे हम इसका कंटेंट लिख सकते हैं। देन 2018 का क्वेश्चन है, कस्टमरी मोरालिटी कैनॉट बी अ गाइड टू मॉडर्न लाइफ। ऑलराइट, तो सो बेसिकली दिस क्वेश्चन इज अबाउट मोरालिटी विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द कस्टम्स that we call it as customary morality. It cannot be a guide to a modern life. All right, to a modern life. Then next is historical. तो यहाँ पे historical पे देखो 2022 का क्वेश्चन है, history is a series of victories. History is a series of victories won by the scientific man over the romantic man. All right. History is a series of victories won by the scientific man over the romantic man. So basically this topic is asking about the interpretation of the history in the context of a battle between or the victory of a scientific man over the romantic man. Then we will discuss its interpretation in later videos. Then 2021 का क्वेश्चन है, history repeats itself first as a tragedy, second as a farce. Again this topic is talking about the history. All right, explain, it is demanding explanation about the history in this context. फर्स्ट इट रिपीट्स एज अ ट्रेजेडी एंड देन इट एज अ फार्स। तो ये जो डिफरेंट फोकस एरियाज है यूपीएससी के, तो आपको ये पूरे जो 2013 से लेके 2024 तक सारे पेपर्स आपको एनालाइज करने की जरूरत है, और डिफरेंट एरियाज कहाँ से कैसे क्वेश्चन आ रहे हो, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, ये आपको एनालाइज करने की जरूरत है। आप जब ऐसे लिखने जा रहे हो तो आपको कुछ पॉइंट्स है वो आपको रिटेन करने हैं, रिमेंबर करने हैं। ठीक है, व्हाट डिमांड्स और व्हाट एक्सपेक्टेशंस आर देयर फॉर फ्रॉम यूपीएससी। ठीक है, तो यूपीएससी आपसे क्या एक्सपेक्ट करेगी जिसके अलॉन्ग और जिसके अकॉर्डिंगली आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो आप जब ऐसे लिखोगे तो आपको इंश्योर करना है कि आप जो डिफरेंट पैरामीटर्स है ऐसे के डिफरेंट पैरामीटर्स जिसके ऊपर इवैल्यूएशन होगा वो आपको कंसिडर करना है व्हाइल राइटिंग ऐसे। तो जैसे यहाँ पे देखो 2023 के कुछ टॉपिक मैंने यहाँ पे दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, थिंकिंग इज लाइक अ गेम, इट डज नॉट बिगिन अनलेस देयर इज एन ऑपोजिट टीम। All right, thinking
is like a game. It does not begin unless there is an opposite team. Second topic is not all who wander are lost. ठीक है, तो टॉपिक इंटरप्रिटेशन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. अगर कोई भी टॉपिक आपको पूछा जा रहा है तो उस ऐसे में आपको कुछ पॉइंट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, वो आपको एंश्योर करने. जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट थिंग इज क्लैरिटी ऑफ थॉट. तो आप जो भी कंटेंट लिख रहे हो आपके आंसर में, जो भी कंटेंट लिख रहे हो वो कंटेंट पूरा आपको मतलब क्लैरिटी आपकी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए. तो जैसे टॉपिक कुछ भी फिलोसॉफिकल हो सकता है, लेकिन आपका जो कंटेंट है तो जो रीड करेगा इसे उसको क्लियरली विजिबल होना चाहिए कि आप जो कंटेंट है वो अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल थीम, जो टॉपिक की जो सेंट्रल थीम होती है उसी के अकॉर्डिंग आप कंटेंट लिख रहे हो. ठीक है, तो इधर उधर का कंटेंट, ठीक है, आजू बाजू कंटेंट लिखने से मार्क्स नहीं मिलेंगे. जैसे ये एक फर्स्ट टॉपिक है, थिंकिंग इज लाइक अ गेम, इट डज नॉट बिगिन अनलेस देयर इज एन ऑपोजिट टीम. तो यहां पे अगर आप थिंकिंग पे लिखना बस शुरू करोगे, व्हाट इज थिंकिंग, ठीक है, और व्हाट आर द फैक्टर्स दैट प्रमोट्स थिंकिंग. अगर आप इसके ऊपर लिखोगे कंटेंट, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट प्रमोट्स थिंकिंग, तो आपको नंबर्स नहीं आएंगे. ठीक है, यहां पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, थिंकिंग के ऊपर लिखना है. लेकिन थिंकिंग के ऊपर क्या लिखना है कि थिंकिंग तब शुरू होती है जब कोई ऑपोजिट टीम है. अगर ऑपोजिट टीम नहीं है देन आपकी थिंकिंग स्टॉप हो जाएगी, वहां पे थिंकिंग के लिए कोई भी स्कोप नहीं होता. दिस इज द मेन थीम. मतलब अगर थिंकिंग या इनोवेशन या क्रिएटिविटी अगर कहीं पे होती है तो उसके लिए ऑपोजिट टीम होनी चाहिए. ठीक है, तो इसको डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में हम ले सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मतलब ऑपोजिट टीम, इसका मतलब क्या होगा, बेसिकली कॉम्पिटिशन इसका मतलब है कॉम्पिटिशन. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कोल्ड वॉर के बारे में डिस्कस करेंगे, कोल्ड वॉर, तो कोल्ड वॉर में काफी ज्यादा कंपटीशन थी. ठीक है, जैसे अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री में रीड किया होगा तो एक यूएसए लेड ब्लॉक था एंड देन दूसरा था यूएसएसआर लेड ब्लॉक, या अभी का जो रशिया है. तो दोनों में जो कॉन्फ्लिक्ट था या जो कंपटीशन थी, इस कंपटीशन की वजह से काफी ये जो थिंकिंग है काफी डेवलप हुई थी. अगर आप स्पेस में देखोगे तो यहाँ पे स्पेस रेस था, स्पेस रेस. ठीक है, स्पेस टेक्नोलॉजी में जैसे यूएसए वेंट to the moon, USSR was the first country to launch a satellite. तो इसे डिफरेंट जो स्पेस के एस्पेक्ट में जो नई शुरुआत हुई या जो नई थिंकिंग आई, नई इनोवेशंस आए. सिमिलरली इन डिफरेंट स्पीयर्स ऑफ लाइफ यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट था, कंपटीशन थी, देन इसकी वजह से यहाँ पे काफी ज्यादा इनोवेशन, काफी ज्यादा क्रिएटिविटी हमें देखने को मिली. तो दिस इज एन जस्ट वन इंस्टेंस ऑफ दिस टॉपिक. ऑल राइट, तो इस तरीके से आपको कंटेंट आपको इस तरीके से लिखना होगा अलोंग द सेंट्रल थीम. ठीक है, अगर फैक्टर्स लिखेंगे नॉट इन ट्यून विद द डिमांड. ठीक है, तो क्लैरिटी ऑफ थॉट, क्लियर कट रिफ्लेक्ट होनी चाहिए एग्जामिनर को, उसको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए या उसको थिंक करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि आपने जो कंटेंट लिखा है उस अलोंग द सेंट्रल थीम है या नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कंटेंट रिलीवेंस. ठीक है, कंटेंट रिलीवेंस, तो जो भी आप कंटेंट लिखोगे वो कंटेंट टॉपिक के रिगार्डिंग रिलीवेंट कंटेंट होना चाहिए. ठीक है, तो ऐसा नहीं कि टॉपिक एक पूछा है देन आप उसके कुछ अगल बगल का कंटेंट लिख रहे हो. जैसे आप लिख रहे हो कि ऑपोजिट टीम पे कंटेंट लिख रहे हो, नहीं चलेगा. ठीक है, आपको यू हैव टू राइट प्रिसाइजली, आपको प्रिसाइजली जो टॉपिक पूछा है उसी के ऊपर प्रिसाइजली कंटेंट लिखने की जरूरत है. ठीक है, तो जो भी आप आर्ग्यूमेंट्स दोगे, जो भी आप पॉइंट्स दोगे, तो जैसे ये टॉपिक है सेकंड वाला, नॉट ऑल हु वंडर आर लॉस्ट, या जो फर्स्ट टॉपिक है, तो जो भी आप आर्गुमेंट्स पुट करोगे दैट आर्गुमेंट शुड बी रिलेवेंट. ठीक है, कुछ इलॉजिकल आर्गुमेंट्स नहीं होने चाहिए या फिर नॉन सेंसिकल भी आर्गुमेंट्स नहीं होने चाहिए, तो कुछ सेंस होना चाहिए उस आर्गुमेंट्स में. नेक्स्ट इज कोहेरेंस एंड स्ट्रक्चर. तो आप जो ऐसे लिखोगे उसमें प्रॉपर लॉजिकल फ्लो होना चाहिए. मतलब आप इंट्रोडक्शन लिखोगे, बॉडी लिखोगे, कंक्लूजन लिखोगे, एक जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है ऐसे का. तो जैसे आप ट्रांजिशन करोगे फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू बॉडी, तो यहाँ पे आपको एक स्मूथ एक ट्रांजिशनरी पैराग्राफ आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है ताकि एक लॉजिकल फ्लो आपके आंसर में बना रहेगा. देन विद इन बॉडी ऑल्सो व्हेन यू आर ट्रांजिशनिंग फ्रॉम वन एस्पेक्ट और वन आइडिया टू अनदर आइडिया, यू हैव टू इनकॉर्पोरेट सम कनेक्टिंग वर्ड्स. ऑलराइट, तो ये डिटेल में हम डिस्कस करेंगे बाद में. तो ये जो कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं, लॉजिकल फ्लो इज इंपॉर्टेंट. देन इफेक्टिव पैराग्राफ ट्रांजिशंस. ऑलराइट, तो जो भी डिफरेंट पैराग्राफ्स आप लिखोगे तो विद इन पैराग्राफ भी इफेक्टिव ट्रांजिशन होने की जरूरत है. ठीक है, तो विद इन पैराग्राफ, तो यहाँ पे भी अगेन कनेक्टिंग वर्ड्स आपको यूज करने हैं. देन क्रिटिकल एनालिसिस, तो जो भी टॉपिक आपको दिया जाता है तो वहां पे आपका क्रिटिकल एनालिसिस
जो एबिलिटी है, क्रिटिकल एनालिटिकल जो एबिलिटी आपकी, वो यहाँ पे इवेल्युएट होगी, चेक होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये टॉपिक है नॉट ऑल हु वंडर आर लॉस्ट, अगर ये टॉपिक है तो सीधा सीधा अगर इसका मीनिंग, सीधा सीधा मीनिंग अगर हम देखेंगे, नॉट ऑल हु वंडर आर लॉस्ट, मतलब जो वॉन्डरिंग करते हैं तो सभी यहाँ पे लॉस्ट नहीं होते, ठीक है, सभी यहाँ पे लॉस्ट नहीं होते। जैसे बहुत सारे वॉन्डरर्स हैं, तो हर एक स्पीयर में हम वॉन्डरर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, वॉन्डरर्स, ठीक है। जैसे अगर हम गांधी जी की बात करेंगे तो गांधी जी कैन बी सेड ही वॉज अ वॉन्डरर, किस फील्ड में, तो इंडिया का जो इंडिपेंडेंस की जो मूवमेंट थी, तो इंडिपेंडेंस मूवमेंट में गांधी जी ने बहुत सारे नए प्रयोग यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए, ठीक है, जैसे सत्याग्रह, अहिंसा का जो उन्होंने मार्ग यहाँ पे चुना था, इट वॉज अ काइंड ऑफ वॉन्डरिंग, ठीक है। तो डिड गांधी जी लॉस्ट? नो, ही डिड नॉट लॉस्ट। So there are so many such examples. Like for example, we have Vasco da Gama. He started from Europe and he reached Indian coast. All right, he wandered, but he did not lost. All right, so this is the correct interpretation of this topic. Now I am talking about the critical analysis or critical ability. So I need to negate this statement. All right, so I need to check whether there can be any critical aspect or second aspect or a negation of the given topic. So what could be the negation? You can just pause the video and just think for yourself. The negation of this topic could be who wander are lost. All right, who wander are lost. Yes, so there are some people or there are many people who does wander, but they get lost. Okay, they get lost. So any example? Yes, you can pause the video and you can think what could be the example. All right. So see, we can take the example of Hitler. All right. So Hitler was a wanderer in the field of expanding his colonial empire or imperialism or empirical empire, but somehow he got lost in the game of power. All right, he got lost, and there are many such examples like Hitler who have lost. All right. So those go on experimenting or creating a new innovation, sometimes they get lost. All right. So such sort of critical ability, such sort of critical analysis you need to put in your essay. All right. So this sort of critical ability, critical evaluating ability will be checked by the examiner. Next important point is interdisciplinary approach. All right. So we do learn different types of subjects in our GS paper like society, economy, polity, and so on. So when there is one topic from any particular subject, let's say society, all right, we need to connect that topic with different aspects, different subjects like polity, economy, environment, and also ethics. All right, so when we are talking about the last essay that we discussed, the girls and boys wala essay, in that topic we need to connect it with the political aspect, economic aspect, as well as ethical aspect, and so on. So this interdisciplinary approach will reflect your holistic understanding and comprehending ability. All right. So this is another important aspect, important dimension while writing an essay. So thank you for watching, and for more such videos on essay and other GS related topics, please subscribe to the channel.